अच्छा जी, आज का जो लेक्चर है अब हम शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर, वो है डिस्टिलेशन। अच्छा, डिस्टिलेशन जो आम उसमें ज़बान में समझा जाता है वो असल में डिस्टिलेशन नहीं होती। हम जो डिस्टिल वाटर तैयार करते हैं इट इज़ नॉट एक्चुअली डिस्टिलेशन। उसमें और डिस्टिलेशन में सिर्फ जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि हम पहले लिक्विड को वेपर में तब्दील करते हैं वाटर को, और फिर उस वेपर्स को ठंडा करके दोबारा लिक्विड में ले आते हैं। यहाँ तक तो सही है, लेकिन असल डिस्टिलेशन जो है वो एक्चुअली उसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज़ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर। वो मिक्सचर नहीं होता जब हम सिर्फ वाटर को हीट करते हैं। यील्ड्स अ वेपर फेज कंटेनिंग मोर देन वन कंस्टिट्यूएंट्स। वाटर में जब आप डिस्टिलेशन करते हैं तो वहाँ सिर्फ वाटर होता है, लेकिन असल डिस्टिलेशन में मोर देन वन कंस्टिट्यूएंट्स एंड इट इज़ desired to recover one or more of these constituent in a nearly pure state. नियरली प्योर स्टेट तक भी सही है, लेकिन अगर आपके पास मिक्सचर ऑफ लिक्विड हो और उसे आप वेपराइज करें और फिर उन वेपर्स को कूल डाउन करें और उसके बाद आपको कोई एक लिक्विड नियरली प्योर स्टेट में मिल रहा हो, तो दिस इज कॉल्ड द डिस्टिलेशन। अच्छा, ईच एंड एवरी लिक्विड वेपराइज एट एनी टेम्परेचर। जब कोई भी चाहे टेम्परेचर वेरी लो भी क्यों ना हो तो चंद वेपर ज़रूर प्रोड्यूस करता है कोई ना कोई लिक्विड। और लिक्विड और वेपर्स में एक इक्विलिब्रियम होता है अकॉर्डिंग टू दी टेम्परेचर। अगर लो टेम्परेचर है तो मिसाल फर्ज कर लीजिए कि लो टेम्परेचर है तो 100 मॉलिक्यूल वेपर्स में रहेंगे। जब मज़ीद वेपराइजेशन होती रहेगी और फिर वो कूलिंग वापस वो लिक्विड फेज में भी आता रहेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई है तो 1000 मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में रह रहे होंगे। तो इस तरह एक इक्विलिब्रियम होता है और हर टेम्परेचर का अलग होता है। अच्छा, each and every liquid vaporize at any temperature which accumulate at the surface of the liquid. More volatile produce more vapors when pressure of these vapors called vapor pressure। यानी जितने ज़्यादा वेपर बनेंगे जाहिर है वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये जो है ये बढ़ता चला जाता है अकॉर्डिंग जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। और जिस वक्त ये 760 mmHg या 1 एटमॉस्फेयर पर पहुंचता है तो लिक्विड जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। अब इस फिगर से आप अंदाज़ा लगा लें। फर्ज कर लें कि आपके पास तीन चीज़ें हैं, एसीटोन, बेंजीन एंड वाटर। तो अगर आप तीनों को एक ही टेम्परेचर पर रखें तो एसीटोन के काफ़ी ज़्यादा वेपर्स जो हैं उसके सरफेस पे होंगे क्योंकि वो मोर वोलेटाइल है। बेंजीन जो है उसके भी वेपर्स होंगे लेकिन एसीटोन के मुकाबले में कम होंगे। और उसी टेम्परेचर पर अगर वाटर मौजूद है तो वाटर के मॉलिक्यूल और भी कम होंगे। अब ये दूसरी फिगर में आप देखें कि फर्स्ट कर लें आपके पास सिर्फ बेंजीन है 3 बीकर्स में और तीनों बीकर्स अलग अलग टेम्परेचर पर हैं। तो 30 डिग्री पर बेंजीन के जितने वेपर्स हैं 50 पर उससे ज़्यादा होंगे। और फर्स्ट कर लें 70 पर वो तकरीबन इतने वेपर्स हों कि उनका प्रेशर 760 mmHg के बराबर हो जाए तो ये उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा और 70 डिग्री पर वो जो है बेंजीन बॉयल होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब डिस्टिलेशन मिक्सचर की क्या क्या ख़वास होनी चाहिए। फॉर डिस्टिलेशन इनपुट इज़ अ लिक्विड मिक्सचर। और ये लिक्विड मिक्सचर ए और बी भी हो सकता है, ए बी प्लस सी डी ई, बहुत से जितने भी हों हो सकते हैं, मे बी 2 और मोर देन 2। लेकिन तीसरी ख़ास बात यह है कि वन इज़ ऑलवेज मोर वोलेटाइल देन अदर्स। हम उसे ए कहेंगे, यानी जितने भी आपके पास मिक्सचर्स में सॉल्वेंट मौजूद हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल होगा वो ए कहलाएगा। अब अगर उसमें से ए रिमूव हो जाए, हम रिमूव कर लें मोर वोलेटाइल को, तो जो बचेंगे उसमें जो मोर वोलेटाइल होगा फिर वो ए हो जाएगा। तो वन इज़ ऑलवेज मोर वोलेटाइल देन अदर और वो ए कहलाता है। तीसरी बात ये है कि फॉर मिक्सचर ऑफ लिक्विड कंपोजिशन ऑफ वेपर्स बी डिफरेंट फ्रॉम द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। यानी अगर आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें ए और बी 50-50% मौजूद हैं फर्स्ट कर लें, तो जो उनके वेपर्स बनेंगे उसमें मोर वोलेटाइल ज़्यादा होगा और लेस वोलेटाइल कम होगा। यानी जो वेपर्स हैं उसका जो रेशो है वो नहीं होगा जो लिक्विड का है। लिक्विड में दोनों 50-50 हैं। मसलन वाटर में आपने अल्कोहल मिलाई और उसको किसी टेम्परेचर पर रख दिया और वेपराइज होने दिया, तो जो वेपर्स बनेंगे उसमें
जो अल्कोहल है वो ज़्यादा होगी और वाटर कम होगा। अगर सॉल्वेंट में यानी सॉल्यूशन में दोनों बराबर बराबर मौजूद हों तब भी वेपर्स जो हैं उनमें वो बराबर नहीं होंगे। तो ये ऐसा मिक्सचर जो है वो आपका डिस्टिलेशन मिक्सचर कहलाता है। अच्छा, अब यहाँ ये डायग्राम आप देख लें कि फर्स्ट कर लें जो सर्कुलर शेप है वो एसीटोन की है और जो क्रॉस है वो बेंजीन है। इसका एक मिक्सचर आपने रखा हुआ है। तो जब आप उसे ख़ास टेम्परेचर पर छोड़ेंगे तो एसीटोन के वेपर्स वेपर फेज में बहुत ज़्यादा होंगे और बेंजीन के बहुत कम होंगे, क्योंकि एसीटोन काफ़ी ज़्यादा मोर वोलेटाइल है बेंजीन के मुकाबले में। अच्छा, अब अगर फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन इन लिक्विड जो है वो x है, यानी ये याद रखें कि जो मोर वोलेटाइल होता है हम उसका मोल फ्रैक्शन या वेट फ्रैक्शन चेक करते हैं और वो आपका x है। यानी अगर इसमें 20% एसीटोन मौजूद है तो x जो है वो 0.2 होगा। अगर 10% एसीटोन मौजूद है तो 0.1 होगा। x जो है वो हमेशा मोर वोलेटाइल सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन होगा। और ज़ाहिर है फिर जो दूसरा है वो 1 माइनस एक्स है। तो अगर एसीटोन 20% है, 0.2 उसका मोल फ्रैक्शन है, तो बाकी चीज़ें मसलन बेंजीन जो है वो 0.8 होगी यानी 80% होगी। तो हम सिर्फ एक का मोल फ्रैक्शन लेते हैं और दूसरे को उसके 1 माइनस एक्स से शो करते हैं, यानी एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन इन लिक्विड। ये याद रखें, एक्स फॉर द लिक्विड एंड बेंजीन विल बी 1 माइनस एक्स। इसी तरह मोर वोलेटाइल का वेपर में हम वाई लेते हैं, यानी वेपर में जो मोल फ्रैक्शन आपको मिलेगा एसीटोन का वो वाई होगा। अगर 20% एक्स रखने वाला सॉल्यूशन जो है उसको आपने रख दिया बीकर में किसी ख़ास टेम्परेचर पर, तो ज़ाहिर है एसीटोन ज़्यादा वेपर बनाएगा, तो एसीटोन के वेपर वाई होंगे वेपर में और बेंजीन के वेपर ज़ाहिर सी बात है 1 माइनस वाई होंगे। तो एक्स और वाई दोनों के दोनों एसीटोन ही के मोल फ्रैक्शन है, लेकिन एक्स आपका लिक्विड में है और वाई आपका वेपर्स में है। तो हम सिर्फ जो मोर वोलेटाइल है उसको कंसीडर करते हैं। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। यहाँ आपने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डिस्टिलेशन के लिए, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि अगर मोर वोलेटाइल कौन सा है। जाहिर सी बात है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वही मोर वोलेटाइल होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट के बगैर हम आगे नहीं बढ़ते। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ एक और पॉइंट होता है जिसे हम ड्यू पॉइंट कहते हैं। अच्छा, when temperature of liquid increases, its vapor pressure increases. When it reaches to 1 atmosphere, liquid start to boil. This temperature is called boiling point. यानी अगर आप बहुत ही ठंडे 0 डिग्री से बढ़ना शुरू हो रहे हैं एक लिक्विड मिक्सचर के लिए, तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो लिक्विड अपने वेपर बढ़ाता जाएगा, जब वो वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पर पहुंचेगा तो वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। अब एक दूसरी कंडीशन लें, वो ये कि आप बहुत हाई टेम्परेचर पर वो लिक्विड है और इस सूरत में तमाम का तमाम लिक्विड जो है वो वेपर फॉर्म में एक बॉक्स में आपने फर्स्ट कर लेंगे। टेम्परेचर आपका एसीटोन ही है और टेम्परेचर 100 डिग्री है, तो तमाम का तमाम एसीटोन जो है वो आपका वेपर फेज में होगा। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करना शुरू करें, जैसे हमने लिक्विड को आहिस्ता आहिस्ता गर्म करना शुरू किया था, तो एक ख़ास टेम्परेचर पर वो बॉयल हो गया था। अब अगर आप इसको ठंडा करना शुरू करेंगे तो एक पॉइंट वहाँ आएगा जहाँ पर वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगा। जहाँ पर उसका जस्ट फर्स्ट मॉलिक्यूल लिक्विफाई होता है वो कहलाता है ड्यू पॉइंट। अगर आपका लिक्विड बिल्कुल प्योर है तो याद रखें कि बॉइलिंग पॉइंट और ड्यू पॉइंट एक ही होगा। यानी अगर आप टेम्परेचर हाई से कम करना शुरू करें, फर्स्ट कर लें कि वाटर आपने लिया, वाटर आपके पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया तो 100 पे वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। और अगर वाटर आपके पास 300 डिग्री पर है तो ज़ाहिर है इसका मतलब ये है कि तमाम वाटर वेपर फॉर्म में है। अब आप उसे ठंडा करना शुरू करें तो 100 डिग्री पर पहुंचकर आपका जो पहला वाटर मॉलिक्यूल है वो लिक्विफाई हो जाएगा और ये आपका ड्यू पॉइंट होगा। तो ड्यू पॉइंट इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट इफ़ द लिक्विड इज़ प्योर। अगर वो मिक्सचर है तो जाहिर सी बात है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है, अगर फर्स्ट कर लें इस एक वॉलेटाइल को नॉन वॉलेटाइल के साथ मिला दिया है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि अब वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पर एक ज़्यादा टेम्परेचर पर जाकर होगा, क्योंकि वॉलेटाइल जो सब्सटेंस है वो देर कम वेपर बना रहा है।
या आपने लेस वोलेटाइल में मोर वोलेटाइल मिला दिया तो उस जो लेस वोलेटाइल है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इसी तरह ड्यू पॉइंट भी उसका चेंज हो जाएगा। अब ड्यू पॉइंट उसका डिपेंड करेगा लेस वोलेटाइल पर। लेस वोलेटाइल जितना ज़्यादा होगा ड्यू पॉइंट आपका पहले आ जाएगा, और मोर वोलेटाइल जितना ज़्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट पहले आ जाएगा। तो मिक्सर में कभी भी बॉइलिंग पॉइंट और ड्यू पॉइंट एक जैसा नहीं होता। ड्यू पॉइंट डिपेंड कर रहा होता है लेस वोलेटाइल पर, क्योंकि वो पहले लिक्विफाई होना शुरू हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा होता है मोर वोलेटाइल पर, क्योंकि वो पहले बॉयल होना शुरू होता है। अच्छा, ड्यू पॉइंट, लेकिन 1 - y जो है वो आपका मोर वोलेटाइल ही करेगा। So in that case, boiling point is not equal to dew point. Remember, y is always greater than x. ये बहुत important चीज़ है। यानी कोई भी आपने solution का mixture रखा जिसमें फर्स्ट कर लें 10% x है, 10% x का मतलब है मोर वोलेटाइल सिर्फ 10% है। आपने उसको एक ख़ास टेम्परेचर पर रखा, उसने वेपर प्रोड्यूस किए, तो जो लेस वोलेटाइल है वो कम वेपर प्रोड्यूस करेगा, जो मोर वोलेटाइल है वो ज़्यादा वेपर प्रोड्यूस करेगा। तो y जो है वो ज़्यादा होगा। वेपर फेस में मोर वोलेटाइल ज़्यादा होगा और लिक्विड फेस में लेस वोलेटाइल ज़्यादा होगा। लेकिन हम मोर वोलेटाइल ही का x और y ले रहे हैं, तो y इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन x। कोई भी सोल्यूशन आप रखें, फर्स्ट कर लें 10% एसीटोन वाटर में मिलाकर रखें, तो आपका जो 30 डिग्री अगर आपने टेम्परेचर रखा है तो 80% एसीटोन तो वेपर फेज में चली जाएगी, जबकि वाटर जो है बहुत ही थोड़ा जाएगा। अब अगर इन वेपर्स को जो प्रोड्यूस हुए हैं हम ठंडा करें, तो जो लिक्विड मिलेगा उसमें एसीटोन काफ़ी ज़्यादा होगी वाटर के मुकाबले में। इस तरह जब अगर y ग्रेटर ना हो x से, तो फिर वो डिस्टिलेशन का प्रोसेस हो ही नहीं सकता। डिस्टिलेशन में हमें वेपर को दोबारा ठंडा करके और नियरली प्योर मोर वोलेटाइल जो लिक्विड है वो हासिल करना होता है। तो अब डिस्टिलेशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि ये जो मिक्सर है इसमें ड्यू पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हमें जब चाहिए जब हम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर जब हम इन वेपर्स को ठंडा कर रहे होते हैं दोबारा लिक्विड हासिल करने के लिए, तो हमें उसका ड्यू पॉइंट देखना होता है। अच्छा, अब यहाँ एक बॉइलिंग पॉइंट दी हुई है, ये जो एक्स एक्सिस है इसमें आपके एक्स के मोल फ्रैक्शन दिए हुए हैं 0.1, 0.2, 0.3, यानी 0 से 1 तक, यानी 100%। फर्स्ट कर लें कि अगर ये एसीटोन या कोई भी मोर वोलेटाइल सब्सटेंस ए है, तो पहले वो 0 है और आखिर में वो 100% है। और जो आपका 1 - x है, पहले वो 100% है और बाद में वो 0 हो गया है। यानी अगर आपने एसीटोन और टॉलविन को मिलाया है तो पहले टॉलविन 100% है और आखिरी वाले सॉल्यूशन में टॉलविन आपकी 0 हो गई है, और यहाँ पहले एसीटोन 0 है और आखिर में 100% हो गया। जब आपने पहला वाला मिक्सर रखा जिसमें आपके फर्स्ट के लिए टॉलविन जो थी वो 100% थी, तो वो एक ख़ास टेम्परेचर पे जो कि टॉलविन का बॉइलिंग पॉइंट है वहाँ बॉयल होगा, और वही उसका ड्यू पॉइंट भी होगा और वही उसके का बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। और जब आप आखिरी वाले जिसमें 100% आपका मोर वोलेटाइल है, फर्स्ट के लिए एसीटोन है, उसको आप रखेंगे, तो वो एक लो टेम्परेचर पर बॉयल होगा और वही उसका बॉइलिंग पॉइंट भी होगा और वही उसका ड्यू पॉइंट भी होगा। लेकिन जैसे जैसे आपके मिक्सचर में जो कि 100% टॉलविन का था एसीटोन बढ़ती चली जाए, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता जाएगा एसीटोन की वजह से, और जब आखिर में 100% एसीटोन हो गई तो वो वहाँ पर पहुँच जाएगा जो एसीटोन का बॉइल। लेकिन जब इसके वेपर्स को आप ठंडा करेंगे तो आपका पहले तो जो बॉइलिंग पॉइंट और ड्यू पॉइंट था वो एक ही था, लेकिन जैसे जैसे उसमें एसीटोन बढ़ती चली जाएगी वो ड्यू पॉइंट आपका गिरता चला जाएगा। किसकी वजह से? आपके एसीटोन की वजह से, क्योंकि एसीटोन तो जल्दी लिक्विफाई नहीं होगी और टॉलविन आपकी कम होती चली जा रही है। तो ऊपर जो लाइन है वो वाई की लाइन है, यानी जब आप वेपर को ठंडा कर रहे हैं, और नीचे जो लाइन है वो एक्स की लाइन है, यानी जब आप लिक्विड को बॉयल करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम। इस बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम का फ़ायदा क्या होता है? मसलन यहाँ आप देखिए पॉइंट 1 पर एक लाइन जा रही है जो बॉइलिंग पॉइंट को एक ख़ास टेम्परेचर पर छू रही है। ये उस मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट है जिसमें आपके 10% एसीटोन और 90% टॉलविन है। लेकिन इससे जो वेपर्स बने हैं उन वेपर्स को आप इस लाइन को अगर आगे बढ़ाकर देखें तो उन वेपर में 60% आपके एसीटोन हो गए
और 40% ज़ाहिर है कि आपका टॉल्यूइन होगा, यानी 10% वाले एसीटोन के सोल्यूशन से जो वेपर आपको मिल रहे हैं वो 60% एसीटोन के मिल रहे हैं। अब अगर आप इसको ठंडा करेंगे, वापस आएंगे एक्स पर, 0.6 पर आप देखिए एक्स है, और इसको दोबारा आप वेपराइज होने देंगे। अब जो वेपर बनेंगे 60% एसीटोन के सोल्यूशन से, जिसमें कि 40% टॉल्यूइन थी, आपको 99% एसीटोन मिल जाएगा, जो नियरली प्योर स्टेट में है। तो बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम अगर आपकी सही बनी हुई हो तो आपको पता चल जाता है कि आप कितने स्टेप से गुजरकर नियरली प्योर मोर वोलेटाइल सब्सटेंस हासिल कर सकते हैं। यानी अब नीचे हम देख लेते हैं, इफ़ अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी इज टेकन वेयर A is more volatile than B, if mole fraction of A is 0.1 means X is equal to 0.1, यानी 10% A is present and 90% B is in that mixture. The vapor produced by the mixture will have 60% vapor of A and 40% of B. When these vapors condense, this will give you a liquid mixture with 0.6 X, and then if this mixture will produce vapor, then vapors will be 99%, will have 99% pure A, and Y will be 0.99, जो आपकी डायग्राम में पता चल रहा है. And from these vapors we can get nearly pure A. This boiling point diagram show that a 10% containing more volatile liquid, if distills 2 times, will give 99% pure A. यानी 0.1 आपका डिस्टिलेशन में गया, 0.6 Y आपको वेपर मिले, आपने उसे कंडेंस किया तो आपको 0.6 x मिल गया, और फिर वो x वाला सॉल्यूशन वेपराइज हुआ डिस्टिलेशन के लिए, उससे जो वेपर प्रोड्यूस हुए वो आपको 0.99 y देंगे, और फिर जब आप इन वेपर को कंडेंस करेंगे तो आपको 0.99 x मिल जाएगा. So from a correct boiling point diagram of liquid mixture, it can be calculated that how many steps are required to get nearly pure more volatile liquid. अच्छा, अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे